हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं रामकिशन सिंह। मैं बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और मैं इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 12वीं के विषय PCMB महत्वपूर्ण प्रश्न 5 अंक की प्रश्न लेकर आया हूं। तो कृषि विज्ञान एवं गणित के मूलभूत तत्व, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, 5 अंक के इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो प्रत्येक प्रश्न इस इकाई से इस परीक्षा में पूछे जाने वाले इस वीडियो में होने वाले हैं। 5 अंक के प्रश्न, 5 अंक के जो प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा और उत्तर सहित पढ़ाऊँगा। बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाऊँगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। हम आपके लिए लेकर आए हैं PCMB का पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। बच्चों, पूरा पेपर बताएंगे किस प्रकार का पेपर है और एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंक के कितने प्रश्न हैं, 3 अंक के कितने प्रश्न हैं और 2 अंक के कितने प्रश्न हैं होने वाले हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल जानदार तरीके से आप इस वीडियो में जी भर के अपना जान लगा दो और वीडियो को अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर इसको याद कीजिए करो। जब तक मैं आपके साथ हूं और आपको पढ़ाई में पिछड़ने नहीं दूंगा, मैं प्रतिदिन 2-4 वीडियो अपलोड करता रहता हूं और आप लोग इसे देखते रहें। और अपने चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपकी पढ़ाई इसी तरीके से बहुत अच्छी बेहतर बनी रहे। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। 5 अंक की प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न 2023 के लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, मौसम एवं ऋतु में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौसम एवं ऋतु में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इसको लिखने से पहले सबसे पहले अपन लिखेंगे, मौसम एवं ऋतु में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। इस लाइन को लिखने से हमारा क्वेश्चन की हेडलाइन शोभा बढ़ जाती है और हमारा क्वेश्चन चेक होने में उसको नंबर अच्छे मिलने की संभावना होती है। इसीलिए इस लाइन को अपन अंतर वाले प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। इसके आंसर देखते हैं। किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। किसी विशेष समय पर वायुमंडल की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ऋतु में बहुत दिनों की मौसम संबंधी घटनाओं के सार को ऋतु कहते हैं। बहुत समय की मौसम संबंधी घटनाओं के सार होता है, उसे ऋतु कहते हैं। नंबर 2, मौसम सदैव अस्थायी होता है। मौसम सदैव अस्थायी होता है, जबकि ऋतु के अंतर्गत मौसम काफ़ी समय तक स्थायी होता है। मौसम काफ़ी समय तक स्थायी होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, मौसम ऋतु का एक आंशिक भाग होता है और ऋतु यह काफ़ी दिनों के एक से मौसम का योग होता है। यह काफ़ी दिनों तक एक से मौसम का योग होता है। पॉइंट 3। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, मौसम वातावरण की घटनाओं पर निर्भर करता है। मौसम वातावरण की जो घटनाएं होती हैं उन पर निर्भर करता है, जबकि ऋतु पृथ्वी की गति पर निर्भर करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न नंबर इम्पोर्टेंट प्रश्न, मौसम तथा जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। या मौसम एवं जलवायु एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, अथवा मौसम एवं जलवायु में असमानताएं बताइए, अथवा मौसम एवं जलवायु में विभेद कीजिए। यह प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, जो आपकी आगामी परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा में जनवरी में आएगा। ये प्रश्न 4 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। आप 4 तरीके से किसी भी नाम से आ जाए, इस आंसर को आप लिख दो, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में, किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था होती है। किसी भी विशेष समय पर वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और मौसम की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय अवस्था को जलवायु कहते हैं। नंबर 2, मौसम अल्पकालीन होता है और जलवायु दीर्घकालीन होती है। मौसम अल्पकालीन मतलब अल्प समय के लिए रहता है और जलवायु लंबे समय के लिए रहती है।
पॉइंट 3, मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान कहलाता है। जब अपन मौसम का अध्ययन करते हैं तो उसे मौसम विज्ञान कहते हैं। और जलवायु का अध्ययन क्या कहलाता है? जलवायु विज्ञान। जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान कहलाता है। नंबर 4, मौसम वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को दर्शाता है। मौसम वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को दर्शाती है और ऋतु वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्था को दर्शाती है। ठीक है ना। नंबर 5, कृषि संबंधी कार्य मौसम पर निर्भर करते हैं। कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सब किस पर निर्भर करते हैं? मौसम पर। मौसम होगा तभी हम किसी प्रकार की फसलों को बो सकेंगे। यदि मौसम नहीं है तो हम फसलों को नहीं उगा सकते। इसीलिए कह सकते हैं कृषि से संबंधित जो भी कार्य होता है वो मौसम पर निर्भर करता है। फसलें जलवायु के आधार पर की जाती हैं। फसलें होती हैं वो किसके आधार पर की जाती है? जलवायु के आधार पर। जैसे अभी किसका समय है? रबी की फसलें या खरीफ की फसलें, तो उसी प्रकार से इसका जो जलवायु पर निर्भर करती है। आपके लिए प्रश्न नंबर 3, सभी विद्यार्थियों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न नंबर 3, भारतीय वर्षा की मुख्य विशेषताएं बताइए। भारतीय वर्षा की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो नंबर 1, पहली विशेषता है भारत में वर्षा की मात्रा अनिश्चित रहती है। भारत में जो वर्षा की मात्रा है वो कैसी रहती है? अनिश्चित रहती है। कभी कभी औसत से अधिक वर्षा होती है तो इसे बाढ़ कहते हैं। भारत में वर्षा की मात्रा अनिश्चित रहती है, कभी कभी औसत से अधिक वर्षा हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले बारिश थी, इतनी तेज बरसी, इतना पानी बरसा कि वो औसत से अधिक हो गई और हमारे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। जैसे चंबल नदी, कुआरी नदी, ये इन्होंने गाँव को बंद कर दिया था, घेर लिया था, इसे बाढ़ कहा जाता है। नंबर 2, भारत में मानसून व वर्षा का प्रारंभ कभी जल्दी तो कभी देर से होता है। भारत में मानसून और वर्षा का प्रारंभ कभी जल्दी हो जाता है तो कभी फिर देर से हो जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, भारत में वर्षा का लगभग 75% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है। भारत में लगभग 75% भाग है जो किसके द्वारा होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। नंबर 4, भारत में वर्षा मूसलाधार होती है जिससे मृदा कटाव अधिक होता है। यहाँ पे जो भारत है ना, यहाँ पे जो वर्षा है वो मूसलाधार होती है और जिससे मृदा कटाव अधिक होता है। आपने देखा हुआ कि बेहड़ीले जगहों पर वर्षा होती है तो उसकी जो मृदा होती है, मिट्टी भी कट कट के नीचे चली जाती है, मृदा कटाव होता है। भारत में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। भारत में जो वर्षा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है। अगला प्रश्न नंबर 4, पाला कैसे पड़ता है? पाला कैसे पड़ता है? पाले को बचाने के कोई उपाय बताइए। पाला कैसे पड़ता था, इसे बचने के से उपाय। तो इसका आंसर देखते हैं। जब कभी कभी पृथ्वी के धरातल का तापमान जल के हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। जब कभी कभी पृथ्वी के धरातल का जो तापमान होता है, तापमान जल के हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है जिससे पौधों की कोशिकाओं में कोशिका हिम के रूप में जम जाती है। जिससे पौधों की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य, जिससे पौधों की कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका द्रव्य हिम के रूप में जम जाता है जिससे कोशिकाओं का आयतन बढ़ने लगता है और कोशिकाएं फट जाती हैं और पौधे नष्ट हो जाते हैं, जिसे ही पाला कहते हैं। जैसे क्या होता है कि जब कभी कभी पृथ्वी के धरातल का तापमान जल के हिमांक से 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो क्या होता है कि जब तापमान जल के हिमांक से 0 डिग्री सेल्सियस कम हुआ जिससे पौधों की कोशिकाएं हैं उनमें पौधों की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य हिम के रूप में जम जाता है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य जम जाता है जिससे कोशिकाओं का आयतन बढ़ने लगता है, कोशिकाएं फट जाती हैं और पौधा नष्ट हो जाता है, जिसे ही पाला कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? पाला कहते हैं। फसलों को पाले से बचाने के उपाय। फसलों को पाले से बचाने के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, पाले की आशंका होने पर
खेतों को पानी से भर देना चाहिए। जब पता चले कि पाला लग रहा है तो क्या करना चाहिए, खेत है ना, खेत उनको पानी से भर देना चाहिए, ठीक है ना। नंबर 2, जाड़े के मौसम में बहुमूल्य पौधों को ढक देना चाहिए। जब जाड़ा पड़ता है तो जो ऐसे पौधे होते हैं बहुमूल्य होते हैं, कीमती होते हैं, तो उन पौधों को क्या कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए, जिससे उन पर पाला नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। फसलों के आसपास धुआं करके वायुमंडल का ताप बढ़ाना चाहिए। यदि पाला ज़्यादा है तो फसलें हैं तो वहाँ पर धुआं कर देना चाहिए, जिससे धुआं हुआ तो आसपास का जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा और जिससे फसल हमारी पाले से बच सकती है। पॉइंट 4, पौधे पहाड़ों पर न लगाते हुए ढलान वाले क्षेत्र में लगाने चाहिए। जब हमको ये करना चाहिए पाले से बचाने के लिए, पौधों को पहाड़ वाले क्षेत्रों पर नहीं लगानी चाहिए, उसे ढलान वाले क्षेत्रों पर लगाना चाहिए। नंबर 5, पाले से अप्रभावित फसलों की बुवाई करनी चाहिए। पाले से बचने के लिए अप्रभावित फसलों की बुवाई करनी चाहिए। यदि पाले से बचना है तो हमें ऐसी फसलों के लिए बीज की उत्तम गुणवत्ता का उपयोग करना चाहिए जो कि किसी भी रोग से प्रभावित नहीं हो, अच्छी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, बाष्पोत्सर्जन तथा बाष्पीकरण में अंतर बताइए। बाष्पोत्सर्जन तथा बाष्पीकरण में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। नंबर 1, बाष्पोत्सर्जन एक जैविक क्रिया है। बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन एक क्या है, बायोटिक रिएक्शन है, जैविक क्रिया है। और बाष्पीकरण एक भौतिक क्रिया होती है। बाष्पीकरण कैसी क्रिया है, भौतिक क्रिया। नंबर 2, इस क्रिया में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में अधिक दाब उत्पन्न होता है। दाब कितना उत्पन्न होता है, अधिक। और इस क्रिया में कोई दाब उत्पन्न नहीं होता है। बाष्पीकरण की क्रिया में किसी प्रकार का कोई प्रेशर है वो उत्पन्न नहीं होता है। इस क्रिया में अधिक दाब उत्पन्न होता है। बाष्पोत्सर्जन क्रिया में अधिक दाब उत्पन्न होता है और इस क्रिया में कोई दाब उत्पन्न नहीं होता है। नंबर 3, यह क्रिया गार्ड सेल के द्वारा नियंत्रित होती है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो गार्ड सेल मतलब द्वारक कोशिकाएं होती है उनके द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि बाष्पीकरण की क्रिया होती है वो अनियंत्रित होती है। नंबर 4, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के खुलने पर निर्भर करती है। जैसे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो स्टोमेटा के खुलने पर निर्भर करती है और यह क्रिया प्रकाश, हवा, ताप आदि पर निर्भर करती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो प्यारे विद्यार्थी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो सारे प्रश्न कैसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसीलिए आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, फेयर में नोट कर लीजिए। और हम इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए फेयर बनाते हैं, फेयर बनाकर उन फेयर को आपके लिए वीडियो बनाते हैं और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमने आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही सरल और सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई हैं। अगला 6वां प्रश्न, छठवां प्रश्न है, विसरण एवं परासरण में कोई 5 अंतर बताइए। किसमें, विसरण एवं परासरण में कोई 5 अंतर बताइए। तो विसरण एवं परासरण में कोई 5 अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विसरण की क्रिया ठोस, द्रव, गैस तीनों में होती है। विसरण की क्रिया ठोस है, द्रव है, गैस है, इन तीनों में होती है। परासरण की क्रिया केवल द्रव व उसके विलयन में ही होती है। परासरण की क्रिया क्या होती है कि द्रव में होती है और उसके विलयन में होती है, ठीक है ना। नंबर 2, इस क्रिया में, विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण की क्रिया में जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है।
विसरण गैसों का एक गुण होता है। विसरण है वो गैसों का एक गुण है। परासरण विलयनों का एक गुण होता है, जबकि परासरण है वो विलयनों का एक गुण होता है। विसरण क्रिया में विलायक और विलय विपरीत दिशा में गति करते हैं। विसरण की जो क्रिया होती है उसमें विलायक और विलय कैसी दिशा में गति करते हैं? विपरीत दिशा में। जबकि परासरण में एक ही दिशा में उसके कण गति करते हैं। नंबर 5, विसरण की क्रिया में पदार्थ के कण अधिक से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। विसरण की क्रिया में पदार्थ के जो कण होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चले जाते हैं। और परासरण की क्रिया में जल के अणु बाहर पतले से गाढ़े की ओर जाते हैं। बाहर पतले से गाढ़े की ओर चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, केल्विन चक्र तथा हैच-स्लैक चक्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न, एनुअल एग्जाम के लिए इसे याद कर लीजिए। अच्छा प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न। केल्विन चक्र तथा हैच-स्लैक चक्र को C3 एवं C4 पौधों के नाम से भी जानते हैं। तो C3 व C4 पौधों में अंतर आ जाए तब, और केल्विन या हैच-स्लैक चक्र में अंतर आए तो इसी प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। इसमें देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, केल्विन चक्र C3 पौधों में पाया जाता है। केल्विन चक्र C3 पौधों में पाया जाता है और हैच-स्लैक चक्र होता है वो C4 पौधों में पाया जाता है। नंबर 2, इस चक्र में प्रथम स्थिर प्रकाश संश्लेषी जो उत्पाद है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो PGA होता है। इस चक्र में प्रथम प्रकाश संश्लेषी उत्पाद PGA होता है। और C4 चक्र में, इस चक्र में प्रथम स्थिर अनुपात ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, OAA होता है। ठीक है ना। नंबर 3, यह 3 कार्बन परमाणु वाला होता है। C3 चक्र है वो 3 कार्बन परमाणु वाला होता है और C4 चक्र यह 4 कार्बन परमाणु वाला होता है। नंबर 4, केल्विन चक्र मीजोफिल में होता है। कहाँ पे होता है? मीजोफिल सेल में। जबकि हैच-स्लैक चक्र होता है वो बंडल शीथ में होता है। नंबर 5 है, इसमें प्रकाश श्वसन स्पष्ट और अधिक होता है। C3 पौधे होते हैं ना, उनमें प्रकाश श्वसन है वो स्पष्ट और अधिक होता है। इसमें प्रकाश श्वसन नहीं होता है। C4 में प्रकाश श्वसन नहीं होता है। नंबर 4, अगला नेक्स्ट, C3 पौधे होते हैं ना, इनमें उचित तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। उचित जो टेम्परेचर है कितना होता है? 10 से 25। इसमें उचित टेम्परेचर 30 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 30 से 45। इसमें 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कक्षा 12वीं सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूलभूत तत्व में PCMB फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले थे, मैंने आपको बता दिए हैं। जो कि जनवरी में आपका पहला पेपर है क्लास 12 वाले बच्चों का। उस पेपर में जो मैंने अभी आपको बताए हैं उनमें से 5 अंक के प्रश्न आपको 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि मैं आप लोगों से इतना निवेदन कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए कि आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एवं हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें। और मैं हर प्रतिदिन 1 से 2 से 3 वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिसमें कक्षा 10वीं साइंस, कक्षा 11-12 PCMB और इंग्लिश की वीडियो आपके लिए अक्सर लेके आता रहता हूं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों से भी कराएंगे।
तब तक के लिए आपको मेरे इस चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।